हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जेई इट माय डियर, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जेई। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। ठीक है, मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSc केमिस्ट्री से कर रखा है और IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है माय डियर, क्यों आप हमसे कनेक्ट होंगे, क्या रीज़न है हमसे कनेक्ट होने के? तो माय डियर, दे आर द वेरियस रीज़न टू कनेक्ट विद द अनअकैडमी। सम रीजंस आर डेली लाइफ क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। हम और आप एक दूसरे के साथ जब लाइव इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी जैसा भी डाउट हो, आप बिंदास होकर आप हमसे पूछ सकते हो। हम क्वेश्चंस के आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने का फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल सही किया और कितने % बच्चों ने सवाल को गलत किया। दूसरी बात कि जिन्होंने सही किया उन्होंने कितने सेकंड्स में उस क्वेश्चन को ख़त्म किया, बिकॉज टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसलिए अपन लोग पहला आता है हमारा डेली लाइव क्लास। नेक्स्ट आता है लाइव टेस्ट एंड क्विज़। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका एनालिसिस कितना है, आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस देना ज़रूरी है। आप हमारी जब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगे तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विज़ देने का मौका मिलेगा और उसके बाद आपको अपनी एनालिसिस का पता चलेगा, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग अपना हार्डवर्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड है, एक फ़िक्स पैटर्न, एक फ़िक्स मैनर में है। दैट मीन्स हर एक टीचर के साथ हम जब भी आप हमारे साथ प्लान में जुड़ते हो तो सबसे पहले आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद आपको DPP मिलती है। DPP के बाद उस DPP का डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, फिर टेस्ट के बेसिस पर आपका एनालिसिस होता है। तो कंप्लीट कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, पूरा हमारे साथ एक सिस्टम है। ठीक है, सो दैट हम और आप मिल के एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस की खासियत ये है कि इन केस अगर आप हमारी लाइव क्लास को किसी रीज़न से नहीं ले पा रहे हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो, क्योंकि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में रह के लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी बहुत ही कम इकोनॉमिकल फ़ीस है। अब इकोनॉमिकल फ़ीस में क्यों बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम इकोनॉमिकल फ़ीस क्यों बोल रहा हूँ? तो देखिए, इंडिया के जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट साल का 1 से सवा लाख ले जाते हैं, वहीं पे हम आपसे सिर्फ ओनली एंड ओनली 12 मंथ का 30K मांगते हैं। इसके अलावा भी बेटा अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हम आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देते हैं। पर अगर आप मेरा ये वाला कोड यूज़ करोगे, मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को डालते ही आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आफ्टर देन आपकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 27K। इस 27K में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इट इज़ PCM। 12 मंथ में आप 3 सब्जेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टी के साथ पढ़ते हो, ओनली इन 27K। माय डियर, इसके अलावा अगर आपके पास और समय है और मौका है, आपको लगता है कि नहीं आप जो है आप 2 साल के स्टूडेंट हो, तो मेरी मानो कि तो आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इस प्लान में एक्स्ट्रा देना कितना है, सिर्फ 5000, और 5000 दे के आप हमसे कनेक्ट कितने मंथ के लिए हो रही हो, एक्स्ट्रा 12 मंथ के लिए। दैट मीन्स 24 मंथ का आप जो जो अमाउंट पे कर रहे हो वो है 32400। इन केस अगर आपको इस अमाउंट को भी वन टाइम पेमेंट करने में प्रॉब्लम है तो हमारे पास नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। इसके बेसिस पे EMI चलती है। इसके बेसिस पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं EMI पे कैलकुलेट करूं तो सिर्फ जो EMI आ रही है वो आ रही है 1350।
मतलब 1350 रुपये में 3 सब्जेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टी के साथ, तो शायद ही कोई और देता होगा। ओके, तो फटाफट से बिना कुछ सोचे हमारे प्लान को परचेज करिए और हमसे कनेक्ट होइए और हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, वेलकम टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़। मैं आप सबको पता है कि मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ का एक टॉपिक चला रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ के टॉपिक में मैं आपको बताया था कि सब कुछ तो नहीं पढ़ा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार बार एग्ज़ाम में आता है उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसको बोलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस टॉपिक की सीरीज़ के दौरान मैं जीओसी मैंने शुरू किया हुआ है और जीओसी का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ख़त्म हो चुका है। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है जीओसी का पार्ट 5। आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री बेटा इंटरकनेक्टेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे के साथ। इसलिए अगर आप पार्ट 5 देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार 1, 2, 3, 4 को भी ज़रूर देख लो। हाँ, आपके पास नॉलेज अच्छी है तो डायरेक्ट पार्ट 5 देखो, बट आज जो पार्ट 5 होने वाला है वो पार्ट 4 का कंटिन्यूस फॉर्म है। मैं पहले इसका नाम ही रख रहा था कंटिन्यूस ऑफ पार्ट 4, बट मैंने इसको फिर पार्ट 5 दिया। लास्ट कुछ टॉपिक्स में मैंने आपको कार्बोकैटायन के बारे में बताया, थोड़ा कार्बो आयन के बारे में बताया, थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया, आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाई, आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ाई। मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन को और कैसे स्टेबल किया जाता है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। आज उसी को कंटिन्यू करूँगा। आपको मैं और तरीके बताऊँगा कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए और कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का जो मैं टॉपिक कवर करूँगा उसमें कार्बोकैटायन, कार्बा अनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठेगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं अपने वही पुराने टॉपिक पे आ रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे था और कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लीज़ जो बच्चा 5th वीडियो देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे जज किया जाता है। ठीक है, मैंने एक टर्म यूज़ किया था, एक बार क्विक रिकॉल कराते हैं। मैंने एक टर्म लिया था एरिया। मैंने कहा था कि हमेशा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए इस फॉर्मूले को याद रखोगे, इस कंसेप्ट को याद रखोगे, इस ऑर्डर को याद रखोगे। ये ऑर्डर क्या है मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ कि बेटा सबसे पहले जो है, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में देखी जाए तो सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी देखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखना चाहिए, उसके बाद आपको रेजोनेंस देखना चाहिए, एंड उसके बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना चाहिए, एंड लास्ट में आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना चाहिए। सारे ही इफेक्ट हैं, लेकिन ये इफेक्ट को कुछ इस पैटर्न में अगर आप फॉलो करोगे, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि एक में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक में रेजोनेंस हो रहा है, तो बताइए किस में ज़्यादा हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन कराया था कि एक में एरोमेटिसिटी हो रही है, याद करो बैक बॉन्डिंग वाली बताई थी। मैंने कराया था कि बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा स्टेबल से कार्बोकैटायन जितनी स्टेबिलिटी होती है, कायनात की उससे स्टेबिलिटी कहीं और ज़्यादा नहीं है। और बैक बॉन्डिंग अपने आप में एरोमेटिसिटी का एक हिस्सा है। ठीक है, ओके, एरोमेटिसिटी का हिस्सा, एरोमेटिक की बाद आपका रेजोनेंस में आ जाता है, उसके हिस्से में आ जाता है। मैंने उसके बाद आपको मैंने डांसिंग ऑफ रेजोनेंस पढ़ाया था, वो अपने आप में बहुत तगड़ा टॉपिक है, उसका ख्याल रखना है, उससे स्टेबिलिटी का पता लगाना है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और आपसे डिस्कस करता हूं कि कौन कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों। ये मान लीजिए स्ट्रक्चर ए है, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर बी है, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर सी है। और मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लिया कि स्ट्रक्चर आपका डी है। ओके ओके, ले लिया। ओके, चलिए एक स्ट्रक्चर कहिए तो और ले लेते हैं, स्ट्रक्चर ई के नाम से।
और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए। एकदम लास्ट क्लास पढ़ाया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहा है इससे पहले वाली वीडियो को देखना, क्योंकि ये उसका कंटिन्यूस फॉर्म है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको इसका ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में डांसिंग रेजोनेंस पढ़ाया था और मैंने कहा था कि डांसिंग रेजोनेंस अपने आप में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको डांसिंग रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग हैं और इससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि डांसिंग ऑफ रेजोनेंस को ज़्यादा तवज्जो दिया करो एज़ कम्पेयर टू फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। नो डाउट फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, बट डांसिंग ऑफ रेजोनेंस भी होगा। ये रिपीट हो गया है, इसको एच लिख लो बेटा, ये रिपीट हो गया है, इसको एच लिख लो। ठीक है, अब आइए सबसे ज़्यादा स्टेबल बेटा कौन होगा? तो आंसर इज सर ए होगा, बिकॉज ऑफ डांसिंग ऑफ रेजोनेंस। अब डांसिंग रेजोनेंस बी सी में भी है, लेकिन यहाँ पे 3 फिनाइल हैं। मैंने कहा था कि अगर 3 फिनाइल हों और 2 डांसिंग रेजोनेंस हों तो 3 फिनाइल को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। उसके बाद सी और उसके बाद ई और लास्ट में ओनली क्या आया आपका, क्या कहते हैं, डी। लास्ट में आपका कौन सा आया? डी। ठीक है, डी में ओनली प्योर रेजोनेंस हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको एरोमेटिसिटी मिल रही है और यहाँ पे ओनली रेजोनेंस हो रहा है। तो आप देख सकते हो ई और डी में मैंने ई को क्यों प्रेफरेंस दिया डी से, जबकि ए बी सी में आपको मैंने बताया भी था यहाँ पे बेटा डांसिंग ऑफ रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ओनली रेजोनेंस हो रही है, या यूँ कहूँ कि एरोमेटिसिटी यहाँ पे भी मिल रही है, रिंग को कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ओके, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सब क्या हमने लास्ट में बताया था। आज मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बोकैटायन को और कैसे स्टेबल किया जाता है, कौन कौन से और तरीके हैं कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो उसके मेथड में सबसे पहला आता है बेटा आपका मिथाइल शिफ्ट। कुछ शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, रीअरेंजमेंट इसको हम लोग नाम देते हैं इस टॉपिक को, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी और मिल सकती है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें आएगा पहला मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा बेटा किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये कार्बोकैटायन अभी स्टेबल है और क्या सर मैं इसको और स्टेबल बना सकता हूँ, हाँ या नहीं? तो आप बच्चे लॉजिक सोचना कि यहाँ पे कार्बोकैटायन में करंट पोजीशन में कितने अल्फ़ा हैं। तो देखो यहाँ पे तो एक भी अल्फ़ा नहीं है, जबकि यहाँ पे कितने अल्फ़ा हैं? 3 अल्फ़ा हैं, और डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री है। ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी और स्टेबल कर सकता हूँ वाया वेरियस प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला है एक आपका मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट में आपने क्या किया, इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट किया और इस कार्बोकैटायन को बेटा यहाँ शिफ्ट किया। अच्छा, ये कैसे ऐसे शिफ्ट तो होगा नहीं, तो असल में होगा क्या, आपको पता है कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, दैट इज sp2 ऑर्बिटल है। तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो कुछ इस स्टाइल में, तो यहाँ पे आया है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ रहा है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये अपने ऑर्बिटल छोड़ के इस ऑर्बिटल में जा रहा है और कुछ देर बाद कंडीशन बेटा ऐसी हो जाएगी, क्या, CCH3 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब आप देखिए बच्चे, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपने जब इसको ऐसे शिफ्ट किया तो कार्बोकैटायन जब यहाँ पहुँचा तो बेटा यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे अब कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हो गए? तो बेटा 3 यहाँ से मिल रहा है, 3 यहाँ से मिल रहा है 6 और 1 यहाँ से मिल रहा है 7। देखो पहले कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन थे? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे। अब कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए? 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। पहले डिग्री कितनी थी? 2 डिग्री थी। अब डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? पहले डिग्री कितनी थी? 2 डिग्री थी। कितने अल्फ़ा थे? तो 3 अल्फ़ा थे। अब डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री हो गई और अल्फ़ा कितने हो गए? 7 अल्फ़ा हो गए। तो आप देख सकते हो जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो शिफ्ट को बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, या कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती होंगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब 1,2 किसके रिस्पेक्ट में 1,2 लिखा जाता है? तो देखिए हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि जिस कार्बोकैटायन को हम नंबर 1 देते हैं और जहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं उसको 2 बोलते हैं।
ऐसा नहीं होगा ना, कल को मैं यहाँ पे एक दो और रिंग लगा दूँ और बोलूँ आ उठा के शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट सिर्फ 1,2 ही शिफ्ट पॉसिबल होती है। ओके, और इस शिफ्ट को अपन लोग नाम देते हैं मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट से हुआ क्या, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहले से और इंक्रीज कर गई। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा, इसका एप्लीकेशन आपको तब समझ में आएगा जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसके डिसीजन लेने के लिए आपको शिफ्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं यहीं सिखा देता हूँ, सो दैट वहाँ मेरा टाइम बच जाए। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, यहीं पे आप शिफ्टिंग के बारे में सीख लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है, एक ऐसी कंडीशन आ रही है शिफ्टिंग को लेके, और आपसे बोल रहा है कि बेटा शिफ्टिंग कर दो। आपसे बोल रहा है कि आप पहले बताओ, पहले कितने यहाँ पे कार्बोकैटायन, तो सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की डिग्री की बात करें 2 है, लेकिन हमको अगर अल्फ़ा के टर्म्स में बात करना हो तो सर 2 अल्फ़ा है। अब सवाल उठता है कि सर क्या मैं इस अल्फ़ा की को और बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इसको और स्टेबल कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हो बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब आप लॉजिक सोचो, आप करोगे कैसे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आओ, मतलब ये आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है बेटा, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास। क्लियर कट है ना? तो जैसे ही ऐसा होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा और कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ हद तक यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और कार्बोकैटायन बेटा यहाँ पहुँच जाएगा या नहीं? क्लियर कट है? जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा तो फाइनली अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 5। ठीक है, और एक देखो यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? आंसर इज यस। तो 3 और 3 टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और डिग्री की मैं बात करूँ तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया। पहले ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब ये 3 डिग्री का हो गया। अल्फा के टर्म्स में बात करें तो पहले 2 अल्फा थे, अब 6 अल्फा एच हो गए। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे। तो आप देख पा रहे हो कि मिथाइल की शिफ्टिंग करने से फ़ायदा क्या मिला, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। इसको अपन लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्लियर कट है? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। अब बच्चे के मन में, दिमाग में बैठ जाता है कि सर हमें मिथाइल शिफ्ट ही करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम सेम। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, मान लो मैंने एक सवाल आपको ऐसे दे दिया और मैंने आपसे कहा कि क्या आप इस कार्बोकैटायन को और स्टेबल कर सकते हो? तो आपके दिमाग में ज़रूर चला होगा सर मिथाइल शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट मत कराना। आप पूछोगे सर क्यों नहीं कराएं? तो देखो, करंट पोजीशन में कितने अल्फ़ा हैं आपके पास? तो सर आपके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। मान रहे हो ना इस बात को? भाई इधर तो 0 अल्फ़ा है, बचे यहाँ पे 3, है ना? अब 3 अल्फ़ा हैं। अब सवाल उठता है कि आपके पास, मैं बताऊं, 2 ऑप्शन है, एक इस इथाइल की शिफ्टिंग का और एक इस मिथाइल की शिफ्टिंग का। आप दोनों करा के चेक करो कि किसको कराने से ज़्यादा फायदा है। आओ करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा इथाइल था, 80 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ मिथाइल था और कार्बोकैटायन था। मैं 2 शिफ्ट एक साथ करा रहा हूँ। एक केस में मैं मिथाइल शिफ्ट करा रहा हूँ और एक केस में मैं इथाइल शिफ्ट करा रहा हूँ। तो अब आपको लॉजिक सोचो, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करा रहा हूँ तो ये इधर, कार्बोकैटायन इधर। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा रिजल्टेंट देगा क्या? ये CH3C, यहाँ पे CH2CH3 रहेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ पे CH, यहाँ आ जाएगा बेटा CH3, ये हो जाएगा CH3। करंट पोजीशन में कितने अल्फ़ा हो गए? तो देखो बेटा, 3 अल्फ़ा तो इधर से दिख रहा है, 2 अल्फ़ा यहाँ से दिख रहा है, 5 और 1 अल्फ़ा यहाँ से दिख रहा है। आंसर इज सर 6 अल्फ़ा। बहुत बढ़िया।
ये किससे शिफ्टिंग हुई? तो हमारी मिथाइल शिफ्टिंग से ऐसा हुई, मिथाइल शिफ्टिंग से हमने ऐसा किया। अब एक बार आओ ट्राई करते हैं इथाइल शिफ्टिंग करने की। जब आप इथाइल शिफ्टिंग करोगे तो क्या कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, बात मान लोगे आप मेरी? जरा अब बताओ कितने अल्फा? डिग्री तो अभी भी 3 है, सॉरी यहाँ पे भी डिग्री 3 है और यहाँ पे भी डिग्री 3 है। नो डाउट डिग्री देखोगे छोटे बच्चे की तरह तो बर्बाद हो ही जाओगे, उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो लेवल अपना बढ़ा दो, डिग्री न मत देखा करो कभी भी, हमेशा अल्फ़ा हाइड्रोजन देखा करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम डिग्री होने के बावजूद अल्फ़ा अलग हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो तो 3 और 3 एक 6 अल्फ़ा और यहाँ पे एक मिला के 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। माइनर सा डिफरेंस सही, लेकिन डिफरेंस तो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 5 एक 6 अल्फ़ा हैं और यहाँ 7 अल्फ़ा हैं। तो अब आप बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल? तो आंसर इस ये ज़्यादा स्टेबल। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आपने किसकी स्टेबिलिटी पैदा की, कार्बोकैटायन की किस से पैदा की, मिथाइल शिफ्ट से या इथाइल शिफ्ट से? तो आपके मन में जवाब से आंसर आ जाएगा, सर ये काम मैंने इथाइल शिफ्ट से किया है। इसलिए दिमाग में ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है, सिर्फ मिथाइल शिफ्ट नहीं होता। हम लोग पढ़ाते जनरली मिथाइल शिफ्ट हैं, असल में वो अल्काइल शिफ्ट होता है। क्या बोला मैंने? हम लोग पढ़ाते जरूर मिथाइल शिफ्ट है हम लोग, लेकिन असल में वो अल्काइल शिफ्ट होता है। अल्काइल शिफ्ट ही बोला जाता है, मिथाइल शिफ्ट नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। यहाँ पे आपने इथाइल को शिफ्ट किया और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाया। तो एग्ज़ाम में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसको शिफ्ट करा रहे हो यार, ठीक है? किसको शिफ्ट करा रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मिथाइल करा रहे हो, किसको करा रहे हो, ठीक है? एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना कि किसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे CH कार्बोकैटायन और CH3 है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि किसकी शिफ्टिंग कराऊँ सो दैट इसका यील्ड आ जाए, प्रोपाइल की, इथाइल की या मिथाइल की, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पैदा करने के लिए। लॉजिकली सोचिएगा, लॉजिक जवाब दीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा जवाब का मुझे। ओके, तो ये सारी कहानी मेरी मिथाइल शिफ्ट को लेके थी। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला आएगा, उसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है? हाइड्राइड शिफ्ट कैसे काम करता है? तो आइए मान लीजिए ये एक सिचुएशन ले ली मैंने और मैंने आपसे कहा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को और बढ़ाना है। आपने कहा, सोचा ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री कार्बोकैटायन? तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन अल्फा के टर्म्स में बात करें तो सर 3 अल्फा हाइड्रोजन, नो डाउट। अब देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे हाइड्राइड। हाइड्राइड कब लिखा जाता है आपको पता है? जब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस वर्ड को तभी हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्राइड। असल में आप करने क्या वाले हो, इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड बनाने वाले हो, मतलब इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करने वाले हो। जब बेटा आप ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पार्शली डल नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पार्शली डल पॉजिटिव का चार्ज। आपको पता है कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसकी उठा के शिफ्टिंग मार दी। जैसे ही आपने इसकी शिफ्टिंग की तो कार्बोकैटायन कुछ यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब आप लॉजिक सोचो कि 3 + 3 6 और ये 2 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। पहले कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे थे? सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फ़ा दिख रहे थे, अब आपको 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है? ओके, इससे क्या हुआ? स्टेबिलिटी और बढ़ गई और इस शिफ्ट को हमने नाम दिया हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है? अब आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि सर आपने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं किया, या सर हम एग्ज़ाम में ये कैसे सोचेंगे कि कब हमें हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहिए और कब हमें मिथाइल शिफ्ट करना चाहिए। मन में तो सवाल होगा ना। तो आइए देखते हैं कि अगर इसी सवाल का मैंने मिथाइल शिफ्ट कर लिया होता
तो क्या होता, और जब मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया है तो क्या हुआ है। तो आइए इसी एकदम सेम सवाल को ले लीजिए और दोनों सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं यार। एक में हम मिथाइल शिफ्ट कर लेंगे और एक में अपन लोग हाइड्राइड शिफ्ट कर लेंगे। सॉरी सॉरी आई चलिए, मान लीजिए मैं किसी रीज़न से इस पर मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ और मिथाइल शिफ्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। आप देख सकते हैं ये H यहाँ पे वही पड़ा है, कार्बोकैटायन यहाँ आ गया, CH3 और CH3 यहाँ चला आया। जबकि आप कभी भी हाइड्राइड शिफ्ट करते तो बेटा ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता और ये कंडीशन कुछ ऐसी होती। तो अब आप बताइए कि किसकी शिफ्टिंग कराने से ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कार्बोकैटायन किसकी शिफ्टिंग में ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कर लो, यही तो पॉसिबिलिटी है ना यार। तो आप देखो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हैं और यहाँ पे 1 अल्फ़ा हैं, टोटल मिला के कितने अल्फ़ा हो गए, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। जबकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 3 यहाँ से बेटा, 3 यहाँ से बेटा, 2 यहाँ से, टोटल मिला के 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। अब आप सोचो लॉजिक कि एक तरफ 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है बेटा और एक तरफ 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, आप बताओ कहाँ से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल माना जाए। तो एकदम सही सोच रहे हो, पक्का सही सोच रहे हो कि हाइड्राइड शिफ्ट कराने से ज़्यादा फ़ायदा हुआ एज कंपेरिजन टू मिथाइल शिफ्ट के। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में लॉजिक लगाना होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रीअरेंजमेंट पे ध्यान देना होगा कि किसकी शिफ्टिंग करने से हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, नो डाउट। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसकी शिफ्टिंग करना, मैं कर दूंगा लेकिन आप उसको वीडियो पॉज करके देखना कि आपको आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। मान लेना मैंने कोई एक ऐसा क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे कहा, इस सिचुएशन मैंने आपसे कहा कि मुझे इस कार्बोकैटायन को थोड़ा और स्टेबल बनवा दो, इस कार्बोकैटायन को थोड़ा और स्टेबल बनवा दो मुझे। तो अब आप सोचो कि क्या शिफ्टिंग करनी चाहिए, कौन सी शिफ्टिंग करनी चाहिए सो दैट इसकी स्टेबिलिटी में और बढ़त आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या पहले तो शिफ्टिंग कर भी सकते हैं कि नहीं, पहले आपको दिख रहा है, पहले तो ये सोचो शिफ्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो करंट पोजीशन में कितना कार्बोकैटायन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है जो कि छुपा रुस्तम अंदर बैठा हुआ है। अब आपको दिख गया होगा, तो बेटा यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, ओके ओके, शिफ्ट करके ट्राई करते हैं। आओ आओ, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो जब मैं शिफ्ट करूँगा तो कार्बोकैटायन कुछ यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब जरा अल्फ़ा चेक करो आप, अब जरा अल्फ़ा चेक करो तो देखो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, टोटल मिला के कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए बेटा, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो किस शिफ्टिंग से ऐसा हुआ, तो आंसर है सर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ऐसा आंसर हुआ। जब कभी भी सर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट था तब ऐसा आंसर हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट किया, कार्बोकैटायन बेटा यहाँ चला आया। ऐसी शिफ्टिंग को अपन लोग नाम देते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। वहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, मिथाइल शिफ्टिंग, यहाँ मैंने क्या क्वेश्चन कराया, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि शिफ्टिंग कहाँ करना ज़रूरी है और कब करना ज़रूरी है। ठीक है, रीअरेंजमेंट को और कंटिन्यू करते हैं और अब नेक्स्ट रीअरेंजमेंट पे कंसेप्ट पे आते हैं। और इस नेक्स्ट रीअरेंजमेंट कंसेप्ट पे आपको मुझे देखते हैं कि और कौन सी शिफ्टिंग होती है। तो इस शिफ्टिंग को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट।
सबसे पहले तो मन में यही सवाल आ जाएगा कि सर रिंग एक्सपेंशन क्यों करते हैं। तो देखो, आपने कभी एक टर्म पढ़ा होगा स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन। आपने कभी सुना होगा कि जो 4 की रिंग होती है और जो 5 की रिंग होती है और जो 6 की रिंग होती है, मैं अभी इन्हीं की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 3 की भी ले सकते हो, चलो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में होता है? 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, और सबसे कम स्ट्रेन किस में होता है? 6 में। जहाँ पे स्ट्रेन कम होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्ट्रेन कम होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 6 रिंग जो है वो स्ट्रेन फ्री होती है, एकदम स्ट्रेन ना के बराबर होता है, लेकिन 5 वाले में स्ट्रेन होता है। तो असल में होता क्या है, 4 वाला 5 में जाने की कोशिश करता है एंड 5 वाला 6 में जाने की कोशिश करता है। तो चूँकि 5 वाला 6 में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, और इसी एक्सपेंड को अपन लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपेंशन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एक्सपेंशन। और चूँकि रिंग अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, रिंग 5 से 6 में हो जाने वाली है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम क्यों एक्सपेंशन करते हैं? तो बेटा 5 रिंग से 6 रिंग या 4 रिंग से 5 रिंग में जाएं, सो दैट स्ट्रेन फ्री हो जाएं या कम से कम स्ट्रेन मिले, इससे स्टेबिलिटी को और बढ़त मिल जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे अपन लोग स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि मेरा कार्बोकैटायन यहाँ पे था। जस्ट इमेजिन करिएगा कि मेरा कार्बोकैटायन यहाँ पे था और मुझसे किसी ने कहा कि यार इसकी स्टेबिलिटी को बताओ, इसकी स्टेबिलिटी को अरेंज करो। तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट सपोज कर रहा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है उसको मैंने अल्फ़ा माना, उसके बगल वाले को मैंने बीटा माना और उसके और बगल वाले को मैंने गामा माना, ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि मैं इस 5 की रिंग को 6 में कन्वर्ट कर दूं। अब 5 की रिंग को 6 में कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे बॉन्ड को ब्रेक करने पड़ेंगे। बॉन्ड को आप ब्रेक कैसे करोगे? तो आप बॉन्ड को कुछ ऐसे ब्रेक करो, ये ऐसे, बीटा और गामा की बॉन्ड को ब्रेक करो। जब आप बीटा और गामा की बॉन्ड को ब्रेक करोगे बेटा, तो देखो ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और लॉजिक सोचो कि यहाँ पार्शली डेल नेगेटिव डेवलप हो रहा होगा और यहाँ पार्शली डेल पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब ये आपका अल्फ़ा था, ये आपका गामा था कार्बन, और ये आपका बीटा था। तो अल्फ़ा और गामा के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और बेटा बीटा और गामा वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो हमने बीटा और गामा वाली बॉन्ड को ब्रेक करके अल्फ़ा और गामा की बॉन्ड बनाई है। अब आओ तो देखते हैं इसकी बॉन्ड जब बनाई तो कुछ ऐसे बनी क्या। नंबर देखो, नंबरिंग कर लेते तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो आप देख पा रहे हो कि मैं 1 और 6 को कंबाइन कर रहा हूँ। तो लेट सपोज करो कि ये मेरा 1 है और ये मेरा 6 है। 1 के बगल में क्या है? 2 है। अब 2 में पूरी तरह कौन सा चार्ज आ चुका है? तो आंसर सर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। बाकी ये 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है। तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ से जब यहाँ पहुँचे हो तो पहले 5 की रिंग में थे, अब आप 6 की रिंग में आ गए, थोड़ा सा स्ट्रेन फ्री हो गया। और इसी चीज़ को अपन लोग नाम देते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। इसी चीज़ को अपन लोग नाम देते हैं रिंग का एक्सपेंशन करना। क्लियर कट है? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन को और ट्राई करिए और आप लॉजिक सोचिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब मान लीजिए मुझसे बोलता है कि इसके रिंग एक्सपेंशन करके ओवरऑल जो भी आपको यील्ड मिल रहा है आप उस यील्ड को बताओ, ठीक है। जो भी आपको यील्ड मिल रहा है उस यील्ड को बताओ। तरीका वही पुराना तरीका है कि इसको अल्फ़ा ले लो, इसको बीटा ले लो। अब आप चाहो तो गामा इसको ले लो
और चाहो तो आप गामा इसको ले लो। ठीक है, अब आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि किसको गामा लेने से क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, किस वाले को गामा लिया जाए सो दैट क्या प्रॉफिट आए। तो बात वही है, कोई फ़र्क नहीं है। देखो फ़र्क यहाँ पे एक आ सकता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा उतना स्टेबल नहीं होगा एज़ कम्पेरिजन टू यहाँ वाले नेगेटिव चार्ज के। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो यार थोड़े से मिथाइल ग्रुप लगे हैं और मिथाइल ग्रुप क्या है, इस पर स्टेरिक रिपल्जन दिखाएंगे, इसलिए ये वाला गामा ज़्यादा बेटर है उस वाले गामा से। तो आपको कुछ नहीं करना, बीटा गामा के बॉन्ड को ब्रेक करना है। बीटा गामा वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, ये मिथाइल ऐसे का वैसे, यहाँ पे कार्बोकटायन, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है। और जब इसके बीच में इंटरेक्शन होगा तो रिंग 5 की बन जाएगी 6। नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 की बॉन्डिंग है। 2 कुछ पे कार्बोकटायन आ चुका है परमानेंटली, और 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं, और ये 4 और ये 5। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ रुक मत जाना, यहाँ शिफ्टिंग और कराना। आप पूछोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो देखो मैं इस बार मिथाइल को शिफ्ट कर रहा हूँ, इससे कार्बोकटायन को और स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और फाइनली जो आपका इसका यील्ड आएगा वो कुछ ये आ जाएगा। कार्बोकटायन यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, और ओवरऑल कार्बोकटायन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फ़ा थे, यहाँ पे आपके कितने अल्फ़ा हो जाएंगे, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 4 और 4 2 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा। तो इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना फ़ायदा हो रहा है रिंग के एक्सपेंशन करने से, कैसे मूवमेंट, कैसे रीअरेंजमेंट लिया जा रहा है, और कैसे रिंग इधर से इधर मूव कर रही है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने रिंग एक्सपेंशन किया फर्स्ट नंबर पे, देन फॉलोड बाय मिथाइल शिफ्ट किया। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर कट है आपको। बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट शिफ्टिंग आएगी, अभी भी रिंग एक्सपेंशन ही रहेगी, लेकिन अभी अपन लोग किस में थे, आइए शिफ्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे डबल शिफ्टिंग करेंगे, डबल देखेंगे, थोड़ा सा पहले से टफ है यार, आप सपोर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बी हैव पेशेंस फॉर दिस। ठीक है, चलिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है उसको अल्फा बोल दिया, इधर वाले को बीटा बोल दिया, इधर वाले को गामा बोल दिया। ठीक है, तरीका यही है कि मुझे बीटा और गामा वाले के बॉन्ड को क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे कि यहाँ से अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं लिया, तो बेटा ये तो आप उसी रिंग में हो ना, आपको इस रिंग को पहले एक्सपेंड करना है। तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में कार्बोकटायन बाहर है। बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये रिंग ए है, सर ये रिंग बी है, आपने रिंग ए को क्यों तोड़ा, रिंग बी को ही क्यों नहीं तोड़ा। अरे बच्चे, कार्बोकटायन तो रिंग बी में लगा है ना, तो उसी रिंग को कैसे तोड़ दें, उसके अपोनेंट वाली रिंग को तोड़ के उसका इंटरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए रिंग को तोड़ा है। अब आप जब तोड़ोगे तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, क्या हो सकता है, यहाँ मेरा फोटो आ रहा हो इसलिए इधर लिख लो, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो रहा होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज डेवलप हो रहा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज परमानेंट था, तो अब आप सोच सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब ये नेगेटिव इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज किसके पास पहुंच जा रहा है, नंबरिंग कर लेते हैं बीटा वाले के पास ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इसमें समा चुका है। अब इसकी परमानेंट बॉन्ड बन चुकी है। ठीक है, ये ऑलरेडी परमानेंट बॉन्ड थी,
यहाँ आया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मैं सॉरी परमानेंट पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो, क्योंकि इसकी तो बॉन्डिंग बन गई है ना। ओके, आप नंबरिंग करना चाहते हो नंबरिंग से भी खेल सकते हो। सर ये नंबर 1 था, सर ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था, सर ये नंबर 4 था, ये 5 था, सर ये 6 था, ठीक है। और इमेजिन करना कि 1 के इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है, इधर 10 है। अब आपने क्या किया, अब आपने 1 और 3 की बॉन्डिंग बनाई, तो देखो ये 1 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ओके, 1 के इसके साथ 3 चिपक आया, ओके, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये वाला आपका 6 हो गया। 1 के इधर आपका 7, इधर 8, इधर 9 और इधर 10। अब आपको फिर से एक बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिंग तो 6 कार्बन की है, लेकिन ये वाली रिंग कितने कार्बन की है, अभी 5 कार्बन की है। अब आप सोचो कि क्या और शिफ्टिंग की जा सकती है, क्या और शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो ज़रूर पॉसिबल होगी, ज़रूर पॉसिबल होगी, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल होगी, तो आप देखते हैं, आइए आप देख पा रहे हो कि नंबरिंग करके चलते हैं, नंबरिंग करके चलते हैं कि बेटा ये 1 था और ये 3 था, ठीक है। पहले 2 और 3 की बॉन्डिंग थी, अब 2 और 3 की बॉन्डिंग नहीं है। ये आपका 2 है, ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, इधर आपका 7 हो गया, इधर आपका 8 हो गया, इधर 9 और इधर 10। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फाइनली कार्बोकैटायन किस पे पहुंचा, 2 पे पहुंचा है, ठीक है। अब आप लॉजिक सोचो कि कंडीशन कुछ आपके सामने ऐसी आ खड़ी है, कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, कुछ कंडीशन ऐसी आ खड़ी है क्या कि कार्बोकैटायन यहाँ पहुँच गया, ये मान के चलते हैं ये 1 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1 के साथ क्या कनेक्टेड है, 7, और इसी 1 के साथ इधर 10 भी कनेक्टेड है, इधर बेटा 8 और इधर 9। अब आप ध्यान से सुनिएगा, फिर से आप शिफ्टिंग करा सकते हो कि अब किस रिंग को एक्सपेंड करोगे, तो आंसर है सर इस रिंग को एक्सपेंड कर लेंगे। आओ तो करते हैं मिलके, आओ मिलके करते हैं इस रिंग को एक्सपेंड। तो देखो, जिस कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है इसको अल्फ़ा ले लिया, इधर वाले को बीटा ले लिया, और मान लेना इसको मुझे शिफ्ट कराना है, इसको यहाँ करना है, तो ये गामा हो गया। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि बीटा और गामा का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और अल्फ़ा और गामा का बॉन्ड बनने वाला है। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा क्या बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो जेई का है तो बेटा ये जेई का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाली बॉन्ड तोड़ दी, ठीक है। यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज डेवलप हो ही रहा है, यहाँ पे तो परमानेंट था पॉजिटिव का चार्ज, और यहाँ पार्शियली नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो रहा है। अब आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनली इन दोनों की क्या कराने वाला हूँ, बॉन्डिंग कराने वाला हूँ, ठीक है। मतलब 10 वाले नंबर को मैं 7 वाले नंबर से, 7 था ना, नहीं 2 था, 2 वाले से दोस्ती करा देता हूँ। ये मेरा 3 था, ये मेरा 6 था, ये मेरा 5 था, ये मेरा 4 था। 7 तो बेचारा यहाँ बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और ये नहीं, मतलब 2 और 10 की दोस्ती कराऊंगा, और फाइनली देखो कुछ ऐसी यील्ड आएगी क्या, ये, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 हो गया, 2, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ठीक है, ये सॉरी 1, ठीक है। 1 और 2 आपस में है, यहाँ पे बेटा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और 2 के बगल में आपका 6, और कार्बोकैटायन कहाँ पहुँचा, 2 पे पहुँचा, ठीक है। अब एक ब्रिज रूल होता है, वो बोलता है कि ब्रिज सेंटर पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। मतलब जो आपने ये बनाया, यहाँ पे कार्बोकैटायन ब्रिज में है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि यहाँ पे आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद फाइनली जो आपके सामने आंसर आएगा वो कुछ ये आ जाएगा। तो यहाँ की शिफ्टिंग करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो डायरेक्ट तरीका भी था मेरे पास,
डायरेक्ट तरीका देखना है तो देख सकते हो कि यार यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी रिंग 5 है, तो दोनों 5 वाली रिंग किस में कन्वर्ट हो गई? आंसर इज सर 6 में कन्वर्ट हो गई। दोनों 5 वाली रिंग किस में कन्वर्ट हो गई? तो आंसर इज 6 में कन्वर्ट हो गई। और कार्बोकैटायन ब्रिज पे आया होगा और ब्रिज से शिफ्ट हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। ये ब्रिज रूल मैंने आपको बताया है कि कार्बोकैटायन ब्रिज पे ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है सेंटर के ब्रिज पे, इसलिए मैंने इसको साइड ब्रिज पे ले चला गया। अब मान लीजिए एक सवाल एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाए कि ये दोनों 4-4 के हैं और अब आपको स्यापा नहीं करना है इतना, तो आप सीधे क्या करोगे? पहले तो देखो रिंग एक्सपेंशन करोगे, फॉलोड बाय हाइड्राइट शिफ्ट, मतलब देखो 4 की रिंग है दोनों, अभी 5 की वाली थी तो किस में कन्वर्ट होगी? 6 वेर में। अब 4 वाली है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? एकदम सही सोच रहे हो, 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले कार्बोकैटायन यहाँ आएगा नो डाउट, लेकिन आप फिर से हाइड्राइट शिफ्ट लगाओगे और ऐसा करने के बाद आप इस कार्बोकैटायन को यहाँ लेके चले आओगे, तो अल्टीमेटली जो है 4 वाली किस में शिफ्ट हो गई? 5 वाली शिफ्ट में हो गई, और 5 वाली किस में शिफ्ट हुई? 6 वाली शिफ्ट हो गई। ओके, ट्राई करके देखना, पूरा एक्सपेंड करके खोलना, तो आपका यही आंसर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब अगर मान लो किसी ने ऐसे सवाल दे दिया कि एक रिंग तो बेटा 4 की दे दी और एक रिंग सर 5 की दे दी, तो एक रिंग आपकी 4 की है और एक रिंग आपकी 5 की है, और आपसे कहा कि आप इसको रिंग एक्सपेंशन कराओ और शिफ्टिंग कराओ, तो इसका कुछ नहीं आंसर है भाई। 4, ये आपके 4 की रिंग है, ये 5 की रिंग है। 4 वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 5 में, और 5 वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 6 में। और 4 और 6 की थोड़ी अजब सी दोस्ती होगी, ये 6 की बन गई और 4 वाली बन गई 5 में, तो कुछ ऐसी शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली कार्बोकैटायन को उठा के शिफ्ट यहाँ कर दे रहा हूँ, तो फाइनली आप यहाँ पे पहुँच गए हो। ओके, इवन यहाँ नहीं करके ज़्यादा अच्छा होता यहाँ करता, क्योंकि 6 रिंग में कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल है 5 वाले से। तो 4 वाली 5 पे पहुँच गई, 5 वाली 6 पे पहुँच गई। ठीक है, और शिफ्टिंग ऐसा हो गया। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर कट है? ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये सर जो है 3 वाली कार्बन को 4 में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था क्या? यहाँ से उठा के क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था? देखो, कॉपी पेन चलाने को तो किया जा सकता है, लेकिन ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी स्टेबल है, और स्टेबल नहीं है, तगड़ा स्टेबल है, ड्यू टू डांसिंग ऑफ रेजोनेंस। डांसिंग ऑफ रेजोनेंस की वजह से स्टेबल नहीं है, ये तगड़ा स्टेबल है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी की शिफ्टिंग मत कराइएगा। ठीक है, खासकर सभी बोले तो जहाँ पे डांसिंग ऑफ रेजोनेंस अप्लाई हो रही है। ठीक है, शिफ्ट कराने से पहले सोचा भी जाता है कि हम शिफ्ट करा रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए करा रहे हैं, और आप सोचो कि क्या डांसिंग ऑफ रेजोनेंस, और अगर मान लो ये यहाँ पे आ भी जाता तो उसको क्या मिलता? ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता, यहाँ पे इसको एरोमेटिसिटी या डांसिंग ऑफ रेजोनेंस मिल रहा है, तो तगड़ा स्टेबल है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल क्यों होना चाहेगा? तो इसलिए ये शिफ्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग शिफ्ट कराते हैं तो 4 वाली को 5 में और 5 वाली को 6 में कराते हैं। ठीक है, अब मन में सवाल चल रहा होगा, सर क्या 6 वाली को 7 में कराते हैं क्या? तो आंसर इज नहीं कराते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने जा रहे हो, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिंग कंप्रेशन। पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम ही है रिंग का कंप्रेशन करना। क्या नाम दिया है? रिंग का कंप्रेशन करना। आपने रिंग का एक्सपेंशन सीखा, अब आप रिंग का कंप्रेशन सीखने जा रहे हो।
देखो रिंग के कंप्रेशन कब आएगा, तो जब कभी भी आपके पास 7 रिंग होगी। आई होप मैं 7 बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 रिंग होगी। और 7 रिंग को आप जो है कंप्रेस करके 6 रिंग में ले आओगे। इसको ले आने के बाद इसको बोलते हैं रिंग का कंप्रेशन होना, क्योंकि असल में ये ज़्यादा स्टेबल है 6 वाली एज़ कम्पेरिजन टू 7 वाली। तो असल में यूँ कहूँ कि 6 वाली रिंग के लिए 7 वाली रिंग यहाँ पे कंप्रेस होती है और 5 वाली 6 में जाने के लिए एक्सपेंशन होता है। तो इसका तो एक्सपेंशन होता है, लेकिन इसका बेटा कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब अपन लोग 7 वाली रिंग का कंप्रेस करके किस में ले आएंगे, 6 वाली रिंग में ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे 7 वाली रिंग बेटा 6 वाली रिंग में कंप्रेस होके आ सकती है। आओ फटाफट स्टार लगाओ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ काम आएगा। और नॉर्मली जीओसी में आप अगर मेरी पीवाईक्यू सीरीज़ देख रहे हो, आप पीवाईक्यू सीरीज़ देखा ज़रूर करो, आपसे रिक्वेस्ट है। रात के 9 बजे पीवाईक्यू सीरीज़ होती है मेरी, वहाँ पे डेली मैं आपको वहाँ पे पोलिंग कराता हूँ, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, और मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस खूब कराए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ पीवाईक्यू सीरीज़ को ज़रूर अटैम्प्ट करिए, खुद तो अटैम्प्ट करिए ही करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि प्लीज़ उस सीरीज़ को ज्वाइन करें। बड़ा मज़ा आता है उस क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन बहुत इन्जॉयबल क्लास होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आपको आता कितना है, आप यहाँ सीखने आते हो, वहाँ पर सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, रिंग कंप्रेशन को शुरू कर रहे हैं। तो आइए रिंग कंप्रेशन में देखते हैं कैसे रिंग का कंप्रेशन होता है और उसके होने से क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, और अब आप रिंग का कंप्रेशन करने की सोच रहे हो। अब आप रिंग का कंप्रेशन करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गामा है। असल में मेरा मोटिव ये है कि मैं रिंग को कंप्रेस करूँ, और रिंग तभी कंप्रेस हो सकती है जब कुछ बॉन्ड्स को इंटरनली ब्रेक किया जाए। हाँ, उस कुछ बॉन्ड को इंटरनली ब्रेक किया जाए। असल में मोटिव ये होना चाहिए कि मैं अल्फ़ा और बीटा वाले बॉन्ड को ब्रेक करूँ और अल्फ़ा और गामा की बॉन्ड बनाऊँ। क्या बोला मैंने? अल्फ़ा और बीटा की बॉन्ड को ब्रेक करूँ और अल्फ़ा और गामा की बॉन्ड को बनाऊँ। तो आप लॉजिक सोचो कि गामा पे कौन सा चार्ज क्रिएट करें कि गामा अल्फ़ा से इंटरेक्ट होने लग जाए। क्या बोला मैंने? गामा पे कौन सा चार्ज क्रिएट करें कि गामा अल्फ़ा की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाए। तो आप सही सोच रहे हो, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे अगर पार्शली नेगेटिव चार्ज ले आएँ और यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज ले आएँ, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या? ठीक है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखना कि मैं कैसे इसके साथ इसका इंटरेक्शन कराने वाला हूँ। ये इसको इंटरेक्ट कर रहा होगा। जब ये इसको इंटरेक्ट करेगा तो आओ नंबरिंग कर लेते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये 5 और ये आपका 6। अरे एक नंबर गायब हुआ क्या? ओए सॉरी, पूरी कहानी गलत चल रही है। यहाँ पे एक कार्बन और होना चाहिए यार, 7 की रिंग होनी चाहिए ना। आई एम सॉरी फॉर दिस, 7 की रिंग थी। कंसेप्ट वही है, अल्फ़ा बीटा गामा, डोंट वरी, हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक है। मम्मी को बोले दूध देगी, ठीक है, हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। अल्फ़ा और बीटा के आप बॉन्ड को ब्रेक करो और बीटा और गामा वाले बॉन्ड को फॉर्म करो। आओ यहाँ कर लेते हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। सॉरी फॉर द लास्ट मिस्टेक। वो एक्चुअली दिमाग में 7 नंबर कार्बन भरा हुआ और मैंने 6 से शुरू कर दिया। ठीक है, 7 नंबर कार्बन भरा हुआ और मैंने 6 से शुरू कर दिया है। ठीक है, ओके। तो आप क्या करने वाले हो? एकदम सेम कंसेप्ट वही, एकदम सेम वही कंसेप्ट बेटा, कि आप अल्टीमेटली अल्फ़ा और गामा की बॉन्ड बनाओगे, मतलब अल्फ़ा और बीटा वाली बॉन्ड को ब्रेक करोगे और अल्फ़ा और गामा वाली बॉन्ड फॉर्म करोगे।
ऐसा करने के लिए आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। नंबरिंग करने की बात कर लूँ बेटा, अगर थोड़ी देर के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ तो ये नंबरिंग 1 है, ये नंबरिंग थोड़ी देर के लिए 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। असल में मैं चाहता क्या हूँ आपसे, आपसे चाहता ये हूँ कि इस पॉजिटिव परमानेंट को इस पार्शली नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कराऊँ। ऐसा करने के लिए मैं बॉन्ड को इंटरेक्ट करा रहा हूँ, मतलब 1 और 6 की बेटा दोस्ती हो रही है और 7 बाहर निकल रहा है। तो क्या पिक्चर कुछ ऐसी बननी चाहिए क्या आपकी पिक्चर कुछ ऐसी बननी चाहिए? इसको मान लो बढ़ा देते हैं, चलो। तो ये आपका 7 हो गया, 7 के बगल में 6, और 6 और 1 ने दोस्ती की थी, ओके ओके। ये आपका इधर वाला कार्बन 5 हो गया थोड़ी देर के लिए, ये आपका 4, ये 3, ये आपका 2। भाई 1 के बगल में 2 लगा था, 2 3 के साथ कनेक्ट था, 3 4 के साथ कनेक्ट था, 4 5 के साथ और 5 6 के साथ, ठीक है। तो सॉरी, इसका मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पे 6 वाले पे आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। कार्बोकटाइन कहाँ आ जाए, कार्बोकटाइन यहाँ आ गया है 7 वाले पे। अब आप यहाँ रुकना नहीं, क्यों नहीं रुकना, क्योंकि अभी आप 1 डिग्री कार्बोकटाइन पे हो और आप 1 से 3 की तरफ जा सकते हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको क्या पढ़ाया था, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ाया था। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि मैं आपके साथ यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता हूँ, और ऐसा करने से मैं कुछ यहाँ पहुँचूँगा। तो फाइनली इसका जो आंसर बेटा आएगा वो ये आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, 7 से पहले हम 6 की रिंग पे गए, फॉलोड बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ जाने का तो कोई तो ही नहीं, मतलब ही नहीं बताना समझ रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फ़ा है, यहाँ पे 3 2 5 2 7 अल्फ़ा हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये बात, इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि हाँ सर आप 7 रिंग से कैसे सर आप 6 रिंग में आप आ गए। तो आने का रीज़न क्या था, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और स्टेबल किया जा सके स्ट्रक्चर को, इस वजह से हमने ऐसा काम किया है, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं कार्ब एनायन के बारे में थोड़ा। अभी तक हम कार्बोकटायन के बारे में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो से लेकर आज की वीडियो तक मैंने आपको बहुत कुछ कार्बोकटायन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा कार्ब एनायन के बारे में और थोड़ा सा फ्री रेडिकल के बारे में बता देता हूँ। तो आइए हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेबिलिटी इन कार्ब एनायन, ठीक है। कार्ब एनायन का मतलब आपको पता है कि किसी भी रीजन से अगर कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग कार्ब एनायन बुलाते हैं। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की चांसेस क्या हैं, तो बट ऑब्वियस है कार्बन ने किसी न किसी के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा होगा, अपने तरफ लिया होगा और बॉन्ड को तोड़ा होगा। अगर बैठे बैठे तो नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट होगा ना यार, नेगेटिव चार्ज तो तब क्रिएट होगा जब वो पहले बॉन्ड रहा होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक किया गया होगा और उसके बाद नेगेटिव चार्ज आया होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यार, ये मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव का चार्ज आया, यहाँ पार्शली नेगेटिव का चार्ज आया और उसके बाद फाइनली आपको कार्ब एनायन मिल गया, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आप जानते हो। कार्ब एनायन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन असल में 2 होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि लोन पेयर 2 तरह के होते हैं, एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। अगर आपका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है तो उस केस में 3 सिग्मा बॉन्ड भी लोगे और बेटा एक लोन पेयर भी लोगे, और बेटा उस केस में जो सम आ जाएगा बच्चा मेरे वो 4 आ जाएगा और 4 का मतलब sp3 हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज्ड हो गया तब क्या करोगे, तो इस नेगेटिव चार्ज को कंसिडर नहीं करोगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करोगे
और उस केस में आपकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp2 हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कार्बन की sp2 कब होगी और कार्बन की sp3 कब होगी। ओके, तो आओ देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, जानते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, समझते हैं। देखो, ये बात तो फैक्ट है कि कोई भी अपने सिर पे नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। कायनात की कहानी है, बेसिक स्टडी है कि हर इंसान, हर मनुष्य, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए कर रहा है। आप पढ़ रहे हो तो स्टेबल होने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्टेबल होने के लिए, पूरा जग जो काम कर रहा है वो स्टेबल होने के लिए कर रहा है। तो एक न्यूट्रल स्पीशीज़ और एक आयनिक स्पीशीज़ में बेटा, न्यूट्रल स्पीशीज़ हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इस पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात तो नहीं है, तो ये चाहेगा कि मेरे नेगेटिव चार्ज कोई ना कोई तो लेके चला जाए। तो बेटा, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी के लिए नेगेटिव चार्ज 2 लोग ले जा सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्ब अनायन है उसकी नेगेटिव चार्ज को 2 लोग ले जा सकते हैं। पहला है कि भैया अगर -I इफेक्ट करा दो तो उसके साथ ग्रुप लगे खींच लेंगे, और खींच लेंगे तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I के, उसमें कोई बात नहीं है, तवज्जो नहीं है। उसी तरह जिस तरह -I सपोर्ट करेगा उस तरह उसको -R भी सपोर्ट करेगा और +R इसको बर्बाद करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा रूल है कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट करना शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। याद करिए, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में एक रूल पढ़ाया था, मैं उसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में एक रूल मैंने पढ़ाया था, इसका मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ, दैट इज़ DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर ऑफ I ग्रुप एंड उसके बाद पावर। आइए देख लेते हैं यार, एग्जाम्पल से समझते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इमेजिन करिएगा यहाँ पे फ्लोरीन लगी है और यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज है लेकिन 2 क्लोरीन लगी है। करें तो करें क्या? ठीक है, करें तो करें क्या, तो बहुत सिंपल है यार, डिस्टेंस की। अब लोगों को लगता है हाय सर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसको लॉजिकली सोचो कि ये डिस्टेंस है, दोनों का सेम है। सर एकदम सेम है भाई, फर्स्ट नंबर पे है ना कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में पहले नंबर पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। लेकिन क्या नंबर ऑफ I ग्रुप सेम है क्या? आई एम सॉरी, क्या नंबर ऑफ I ग्रुप सेम है क्या? बोलो, क्या नंबर ऑफ I ग्रुप सेम है? आंसर इज नहीं सर। यहाँ पे सर 2 I ग्रुप लगे हैं और सर यहाँ पे 1 I ग्रुप लगा है, तो किसकी जीत होगी? नंबर ऑफ I ग्रुप की। पावर बाद में आता है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पे बहुत शिद्दत से पढ़ाया है। जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट में DNP रूल को जरूर देखे, तो उसके ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। लो सर, एकदम परेशानी कर दोगे आप तो। आज A है सर, ये B है और सर C है। अब आप बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? तीनों तगड़ा -I इफेक्ट दिखा रहे हैं, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर लेकिन रूल क्या लगाओगे? हमेशा एक ही रूल है अपने पास, DNP रूल, इसको फॉलो करो। पहले देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन है, तो ये है। ठीक है, इसके बाद ये, तो यहीं जीत गए यार। अब आपके मन में अगर ये लग रहा होगा कि वहाँ पे 3 NO2 लगे हैं तो सर मैं उसको बना दूँ, तो गलत हो जाओगे भाई। पावर तो बात की बात है ना, पावर तो तब असर करेगी जब पास खड़े होगे। तुम खड़े हो 4 किलोमीटर दूर और तुम बोलो नहीं हम तुमसे खींच लेंगे, भले 50 लोग हो यार, तुम्हारे एक जो क्लोज खड़ा है वो ज़्यादा असर दिखाएगा या भले 3 दूर दूर खड़े असर दिखाएंगे? 3 हो 10 50 हो, से कोई मतलब नहीं है, दूर नहीं होने चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको तवज्जो दूं तो फाइनली A को सबसे ज़्यादा तवज्जो, देन B को एंड देन C को।
ठीक है, क्वेश्चन करने का स्टाइल होता है, आपको आ जाएगा एक बार तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ बच्चे को। बाकी वैलेंसी पूरी करते रहना, ठीक है, मैं बच्चों की तरह वैलेंसी नहीं पूरी कर रहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ए, बी और सी में ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा? ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई मत दीजिएगा, अभी यहीं पे दीजिए। दे दीजिएगा। आओ देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बस एक बार, ठीक है, तब आप आंसर निकालिएगा, फिर चेक करेगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। देखो यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2 वाले कार्बन हैं और यहाँ पे sp3 वाले हैं। ठीक है, हैं ज़्यादा s करेक्टर किस में? तो आपको पता है इसमें s करेक्टर सब 50%, इसमें 33.3% और इसमें बेटा 25%। जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ख़त्म हो गया उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। तो आपके सामने आंसर है ए, उसके बाद आप आंसर दोगे बी को और उसके बाद आप आंसर दोगे सी को, क्योंकि s करेक्टर ज़्यादा ए का है और सी का s करेक्टर सबसे कम है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर वो नालायक सवाल कुछ ऐसे कर दे, अब तीनों पे नेगेटिव चार्ज है, अब बता भैया मेरे कौन ज़्यादा स्टेबल और क्यों ज़्यादा स्टेबल? चलो सोच लिया, अब सोचें। देखो आपको पता है कि यार ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। हिंदी क्या होती है, हिंदी पकड़ो। कोई अगर ऐसा बोलता है कि s करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम क्या करें? हम ये करेंगे कि अगर कोई आपको समझाता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसका हिंदी में मतलब होता है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर ज़्यादा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई तुमसे बोलता है कि ये फलाना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर है, अगर साइज सेम है तो यहाँ पे कार्बन 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 है, तीनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जिसमें s करेक्टर ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की पावर है। इसका मतलब उसको उतना दर्द नहीं हो रहा है नेगेटिव रख के। लेकिन अगर आप जरा सी वाले को देखो तो बेचारा कितना मासूम सा है, और आप देख पा रहे हो कि सी वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम नहीं है एज कंपेरिजन टू ए वाले के, तो एस करेक्टर भी कम है, या यूँ कहूँ कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर उतनी नहीं है जितनी ए वाले को है। तो ओवरऑल ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया बेटा? ए, उसके बाद बी और उसके बाद क्या हो गया? सी। ठीक है, तो कोई बोलता है कि मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज अगर कहीं रीज़न से आ जाता है तो, या लोन पर किसी रीज़न से आ जाता है, तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, मैं जल्दी किसी को डोनेट नहीं करूँगा। क्लियर कट है मेरी बात? मेरी बात आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी मैं क्या चाह रहा हूँ आपके साथ। ओके, चलिए सॉरी, बढ़ते हैं आगे। अब यही चीज अगर मैं थोड़ा बेंजीन में खेल लूं आपके साथ, यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं, यहां NO2 लगा दूं, यहां पे OCH3 लगा दूं, और यहां पे कुछ ग्रुप लगा दूं, कुछ मत लगाऊं, चलो
थोड़ी देर के लिए इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ। और हमको ये देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यार, अभी बात हुई कि यार ये जो NO2 ग्रुप है ये -R भी दिखाता है और -I भी दिखाता है। ये OCH3 ग्रुप +R दिखाता है और -I दिखाता है। ठीक है, तो भैया कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I होती है। क्वेश्चन खत्म हो गया यार। तो ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद सी, क्योंकि ऐसे लोग होने से अच्छा ना हो, क्योंकि ये तो और बर्बाद करेगा। OCH3 बोलेगा मैं तुम्हें दूंगा, CH2 बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, बोलेगा भाड़ में जा, मेरा काम है देना, है ना। तो ये इसको देने के लिए मर रहा होगा, ले जा, अबे का नहीं चाहिए भाई। इसलिए ऐसे दोस्त होने से अच्छा है ना हो, इसलिए सी। और फिर आएगा भाई साहब बी। ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, आओ। इस क्वेश्चन को भी मैंने लास्ट क्लास में कराया तो था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए, आइए इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको लेट सपोज करो सी बोल देते हैं और इसको लेट सपोज करो डी बोल देते हैं। और आपसे पूछेगा कि बता भाई मेरे कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल और क्यों, ऐसा क्यों। तो आओ खेलते हैं। बुद्धि तुम लगाना, वीडियो को पॉज करना, फिर जवाब देना और फिर चेक करना कि आपका जवाब सही है कि नहीं सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जिसको ये लग रहा है कि सर ये हाई 3 मिथाइल ग्रुप है और ये तीनों इसको डोनेट करेंगे, तो भाई साहब आप गलत हो, एकदम गलत हो, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बताया था कि अल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन उससे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन लगाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन इसको हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यहाँ पे यही काम 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और यहाँ पे इसके 1 अल्फा हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब असल में यहाँ पे ए जो है वो 3 अल्फा के साथ हाइपर कॉन्जुगेट करके उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि CH2 मना कर रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कह रहा नहीं मेरा तो काम है, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करो। तो असल में सबसे ज़्यादा बर्बाद पता है कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा बर्बाद आपको ए कर रहा है इंस्टेंट ऑफ डी। लोगों को ऐसा लगता है कि सर डी में 3 मिथाइल ग्रुप है, अरे दादा मिथाइल ग्रुप है तो क्या कर लोगे, देंगे किससे देंगे, मिथाइल के पास देने के लिए क्या होता है। 1000 बार बताया है, मिथाइल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाता, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाता है। ये बात याद रखना है आपने। लोग पढ़ा देते हैं हाइपर रेजोनेंस इफेक्ट में, असल में हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है यार। वो डोनेट किससे करेगा? वाया हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेट करेगा, रेजोनेंस वाया डोनेट नहीं करेगा। ये देखने के दांत हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ कोई काम के नहीं, बस देखने वाले दांत हैं, हाथी के दांत कह सकते हो। ठीक है, इसलिए डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और बाद में भाई साहब मेरे लीस्ट में आ जाएगा ए, जो कि सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। कभी कभी किसी से उम्मीद कम होती है और वो ज़्यादा बर्बाद कर जाता है, तो यहाँ पे वही हाल है। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है और किसको मैं स्टेबिलिटी के पैटर्न में बार बार देख रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बस उसमें तो हो गया। आओ इसमें देखते हैं। इसको हम एकदम चॉकलेट क्वेश्चन बुलाते हैं, बहुत प्यारा कैड़ा क्वेश्चन है एकदम। अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी तब आप इस क्वेश्चन को बहुत बेखूबी से अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज पक्का गलत होगा और गलत होने की गारंटी है कि करोगे। देखो मन में फीलिंग क्या आती है? सर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सर अच्छी बात नहीं है, मैंने माना।
सर ऐसा है कि सर फ्लोरीन जो है सर तगड़ा माइनस आई इफेक्ट दिखाता होगा, मैंने माना, एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। और सर अभी आपने पढ़ाया है कि सर माइनस आई इफेक्ट से कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड आपका आंसर सर क्या होना चाहिए? सर बी आंसर होना चाहिए, एज कंपेरिजन टू ए के, ठीक है ना। सर क्लोरीन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ये सरासर गलत है। अब पूछो कि गलत क्यों है? गलत के पीछे कारण है यहाँ का केमिस्ट्री में एक बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट। बच्चे मेरे, अगर आपको पता हो कि ये जो है इसको अपन लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बुलाते हैं, या किसको कोई टीचर्स इसको बैक बॉन्डिंग भी बोल जाते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। असल में बैक बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, जो कि बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, बट ठीक है, मैं किसी को आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, या यूँ कहूँ कि बेटा ये अपने 2p के इलेक्ट्रॉन 3d में दे रहा है, और खटक से जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा, जबकि यहाँ पे फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग की आप उम्मीद या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की उम्मीद मत करना। इसलिए बी जो है वो लेस स्टेबल है ए से, या यूँ कहूँ ए ज़्यादा स्टेबल है बी से। तो आंसर क्या है? ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। एकदम चॉकलेट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के तरीकों को याद रखिएगा, आपका आंसर यूँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने बातें आपसे की, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए, ये सारे इसके क्वेश्चंस मैंने PYQ सीरीज़ में कराया है। रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों, प्लीज़ PYQ सीरीज़ को रात के 9 बजे अटेम्प्ट किया करो। अनअकैडमी में जाओ, मेरा नाम सर्च करो धीरेन्द्र क्षेत्रपाल, वहाँ पे आपको बहुत सारी PYQ सीरीज़ मेरे नाम से मिल जाएंगी। प्लीज़ अटेम्प्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और आपको कितने हार्डवर्क करने की और ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आगे कहानी को और बढ़ाते हैं। कार्बो एनायन की बात हो गई लगभग, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसको, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। असल में मैं आपको बताया है कि फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड होती है। एकदम सेम तरीका है कि जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसमें ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन एरिया को मत भूलिएगा बेटा, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, HI, एरिया को मत भूलिएगा, ये काम की चीज़ है। ओके, इससे डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बच्चों वाला। CH2 को यहाँ कर लो। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, तो A, B और C में से आपको जज करना होता है। तो यहाँ बेटा 9 अल्फ़ा, यहाँ पे आपका 6 अल्फ़ा, वही पुरानी कहानी, और यहाँ आपका 2 अल्फ़ा। तो आंसर क्या आ जाएगा? A, देन B एंड देन क्या हो जाएगा? C, ठीक है। इसमें से क्या सवाल आता है मैं आपको बताता हूँ, आप तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये है, आपसे पूछेगा ज़्यादा स्टेबल कौन सा। आप सोचो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मत करना, यहीं रिप्लाई कर दो, कमेंट बॉक्स में कर देना रिप्लाई, चलो ठीक है, ओके। देखो यार, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है पाई बॉन्ड अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, और इसके अंदर ओनली सिर्फ क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पे करंट पोजीशन में देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, और जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे
जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे बच्चे तो रेडिकल यहाँ पहुँच जाएगा और फिर से आपको 2 अल्फ़ा मिलेगा। टोटल मिला के क्या हो गया, 4 अल्फ़ा प्लस आर ऐसे देखा जाता है। और यहाँ पे ओनली 4 अल्फ़ा है तो बट ऑब्वियस है यार कि ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, उसी तरह अगर सवाल तुमसे कुछ ऐसे कर जाए, एक ये है और एक ये है, ठीक है बेटा मेरे, इसको अगर मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर मैं बी बोल रहा हूँ, तो बी जिंदगी का सबसे अनस्टेबल फ्री रेडिकल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पूरी पूरी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी क्या बोला मैंने, बी जो होगा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा ए से, या इवन पूरी रेडिकल की केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो ये लीस्ट स्टेबल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, एरोमेटिसिटी को रोक रहा है, एरोमेटिक ना होने दे रहा है, जबकि ये एरोमेटिक होने दे रहा है। ठीक है, ओके। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, आइए इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारिएगा। आप बोलोगे सर बड़े मजे लेते हो आप हमारे, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। आप मुझे बताइएगा कि ए, बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, जेई में आ चुका है, वो रेडिकल से ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए आपसे बोलेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे बोलेगा कि भाई बताओ इनको बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करो, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम, ऐसे सवाल करता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना है आपने कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है असल में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होती है, ऑफ फ्री रेडिकल होती है। बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ यार, बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आप देखोगे इसमें जो बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एग्जाम पे क्वेश्चन करता है, मान लीजिए एक स्पीशीज ये है और एक स्पीशीज कुछ ऐसा है, और आपसे बोलता है कि बता भाई मेरे इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो बच्चे छोड़ के चले आते हैं सवाल को, उसको छोड़ना नहीं है। इस सवाल को ऐसे किया जा सकता है, आप कुछ मत करो, इसका रेडिकल बना दो। रेडिकल कैसे बनाओगे, तो इमेजिन करो कि आपका ये CH2H है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि एक रेडिकल यहाँ ले आया और इस वाले को भी CH2H लिख के रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा, तो आंसर इज ये। अगर ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी, तो आंसर इज ए की। सिंपल, खत्म। तो बॉन्ड एनर्जी में जब भी सवाल आए तो आप उसको रेडिकल के टर्म्स में सोचा करो, रेडिकल बनाओ और निकाल लो। अब ये तुम्हें तोड़ना आगे किस हाइड्रोजन को से रेडिकल निकाले कि स्टेबिलिटी बने, ये तुम्हारा लॉजिक है। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन देखो। मान लेते हैं, आपको इसमें सिंपल दे देता हूं, ठीक है। तो देख लिया, इसको H1 बोल देता हूँ, इसको मैं H2 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं H3 बोल दे रहा हूँ। अब मुझसे पूछेगा कि बता भाई मेरे कि बॉन्ड एनर्जी में चल और इसको अरेंज कर, तो कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करके इसके क्वेश्चन ख़त्म कर डालूंगा। देखो एक रेडिकल यहाँ लाऊंगा, इमेजिन करना जब यहाँ है तो वहाँ नहीं है। ठीक है, एक रेडिकल यहाँ आएगा और एक रेडिकल यहाँ आएगा। अब आप बताओ कि सबसे अनस्टेबल कौन, फिर स्टेबल कौन, और उसके बिहाफ पे आंसर दे जाओ। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। तो देख सकते हो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसको रेजोनेंस मिल रहा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी 1 वाले की। अब जो असली लड़ाई है वो 2 और 3 के साथ है। ठीक है,
देखो असल में सही बताएं तो 2 वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेरिजन टू 3 वाले के। 2 वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेरिजन टू 3 वाले के, ठीक है। इसलिए 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 3, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ क्या आया, बॉन्ड एनर्जी आया। ओके, अब आप सोचिएगा कि 2 और 3 मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अरे अल्फा हाइड्रोजन से किया यार, ठीक है। ये सब चीज़ें नॉलेजेबल होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल फलाना। तो इन सब टाइप के खूब सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जीओसी में, ठीक है। इतनी बातों को जानने के बाद आप बहुत कुछ सीख चुके हो आज। अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे, वो मेरा मोटिव है नेक्स्ट टर्न पे सिखाना कि मैं आपको एस्टिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊँ। अब आप इस एलिजिबल हो चुके हो कि आप एस्टिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन और बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट करो। हाँ, एक आपके पास HOC पढ़ाना बाकी है, हीट ऑफ कंबशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। HOH मैंने पढ़ा दिया, एक DU पढ़ा दूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा इन दोनों की, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो इन दोनों की बना दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। आज के लिए शुक्रिया, आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और मेरे सब्सक्रिप्शन को लेना मत भूलिएगा। मेरा कोड याद करना मत भूलिएगा। मेरा कोड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, धीरेन है, DHIREN। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, सो दैट आपको पता चल सके कि मैं आने वाला हूँ और मेरी कौन सी वीडियो आने वाली है, या हमारे कौन कौन से फैकल्टी की कौन कौन सी वीडियो आने वाली है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच माय डियर। जय हिंद, जय भारत।